नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 4 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। केंद्र को चुकाई 203 करोड़ की रिकवरी। जीएसटी रिकवरी में बीते साल के मुकाबले 12% का उछाल। आबकारी और कराधान विभाग ने केंद्र सरकार को जीएसटी पर 203 करोड़ 45 लाख रुपए की रिकवरी का भुगतान किया है। रिकवरी में करीब 12% का उछाल देखने को मिला है। बीते साल नवंबर महीने तक राज्य ने 181 करोड़ 27 लाख रुपए की रिकवरी का भुगतान किया था और इस साल 22 करोड़ 18 लाख रुपए का अंतर आया है। जीएसटी में यह रिकवरी पैकेजिंग मटेरियल और अन्य माल पर चुकाया गए टैक्स का ही रूप है। दरअसल जीएसटी के माध्यम से राज्य का कर प्रदेश की ट्रेजरी में जमा होता है। इसके एवज में पूर्व में प्रदेश से ही जीएसटी की रिकवरी का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन इस भुगतान में हो रही देरी की वजह से केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव का फैसला किया और अब जीएसटी के तहत रिकवरी का भुगतान केंद्र सरकार उसी समय कर रही है। रिफंड ऑर्डर के पास होते ही अब आवेदक को जल्द ही भुगतान हो जाता है। केंद्र सरकार के भुगतान को राज्य बाद में चुकता करता है और यही रिकवरी 203 करोड़ 45 लाख रुपए की हो गई है। आबकारी और कराधान विभाग के राज्य आयुक्त यूनुस ने बताया कि रिकवरी का भुगतान तत्काल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रावधान किए हैं। केंद्र जो भी रिकवरी का भुगतान करता है उसे राज्य बाद में चुकता करते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने नवंबर महीने में जीएसटी की उगाही से करीब 3,700 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, लेकिन इसमें से 203 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के तौर पर भरे हैं। ऐसे में नवंबर महीने में कुल राजस्व 3,497 करोड़ 22 लाख रुपए तक पहुंच पाया है। उन्होंने बताया कि जिस रफ्तार से टैक्स अदायगी बढ़ रही है, उसी क्रम में रिकवरी में भी बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार ने जो भुगतान किया है उसे राज्य अब चुका रहा है। भविष्य में विभाग तय टारगेट को जरूर पूरा करेगा। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक विभाग, इन गाड़ियों के इस्तेमाल से हुई 80 लाख रुपए की बचत। हिमाचल में सुख की सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल को 2026 तक हरित राज्य बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत पहल की। परिवहन विभाग ने अपनी सभी डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया। परिवहन विभाग अभी तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाला हिमाचल देश का पहला विभाग है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रयोग से परिवहन विभाग ने अभी तक 80 लाख रुपए की बचत की है। यह बचत डीजल व डीजल गाड़ियों के रखरखाव पर परिवहन विभाग द्वारा जनवरी से लेकर अब तक खर्च होती थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से सरकार ने सीधे 80 लाख रुपए की बचत की है। परिवहन विभाग के बेड़े में कुल 19 गाड़ियां हैं। ये सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। हिमाचल सरकार व परिवहन विभाग की पहल के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ने लगा है। प्रदेश के लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भी प्रदेश को ग्रीन हिमाचल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर बल दिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं।
ऐसे में आम लोगों की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रुचि बढ़ रही है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी तक कुल 2647 इलेक्ट्रिक गाड़ियां पंजीकृत है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे ज्यादा बाइक और स्कूटर शामिल है। प्रदेश भर में कुल 2060 मोटरसाइकिल और स्कूटर पंजीकृत है। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश भर में तैयार हो रहा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें पेट्रोल पंप भी शामिल है, यानी पेट्रोल पंप पर भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग के अनुसार 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर यह चार्जिंग स्टेशन फंक्शनल हो जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में 5 और बिलासपुर जिला में 3 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं। ई वाहनों की चार्जिंग के लिए राज्य सरकार 107 चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। इसमें 53 ई चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर ही बनाए जाएंगे, जबकि 54 चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण राज्य परिवहन विभाग करेगा। जो 17 चार्जिंग स्टेशन शुरू होंगे, उसमें 3 भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर बनाए गए हैं, जबकि 14 अन्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पर बनाए गए हैं। 75 CHT को कारण बताओ नोटिस, मीटिंग से किनारा करने पर डिप्टी डायरेक्टर की कार्रवाई। राज्य के शिक्षा सचिव द्वारा जारी स्कूल क्लस्टर गाइडलाइन पर अमल करने के लिए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर की ओर से झंडूता में बुलाई गई जिला के 5 में से 3 शिक्षा खंडों की मीटिंग से सेंटर हेड टीचर CHT ने किनारा कर लिया। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपनिदेशक ने बैठक का बहिष्कार करने वाले तीनों ब्लॉकों के लगभग 75 CHT को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मीटिंग में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, BEO और CHT को आमंत्रित किया गया था। उधर सदर और स्वारघाट शिक्षा खंडों की मीटिंग सोमवार को वायज स्कूल बिलासपुर में रखी गई है, जिसमें नई गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने पर गहन चर्चा होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक BD शर्मा ने कई स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली व मिड डे मील व्यवस्था को लागू कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों को 1 हफ्ते में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, जिस पर अमल करते हुए बिलासपुर में प्रभावी शुरुआत की गई है। इस पर मंगलवार को निदेशक के साथ होने जा रही डिप्टी डायरेक्टर्स की मीटिंग में बिलासपुर के डिप्टी डायरेक्टर अपनी परफॉर्मेंस रखेंगे। वहीं डिप्टी डायरेक्टर BD शर्मा ने बताया कि बिलासपुर जिला के 5 शिक्षा खंडों में से 3 खंडों झंडूता, घुमारवीं 1 और घुमारवीं 2 की बैठक पिछले दिन झंडूता में रखी थी, जिसमें संबंधित खंडों के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक और BEO तो पहुंचे, लेकिन CHT ने मीटिंग में आना गंवारा नहीं समझा। सरकारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करने को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर बैठक से अनुपस्थित रहे CHT को कारण बताओ नोटिस निकालकर जवाब तलबी की है। दूसरी ओर डिप्टी डायरेक्टर ने शेष 2 शिक्षा खंडों सदर और स्वारघाट की बैठक सोमवार को बिलासपुर के वायज स्कूल परिसर में रखी है। इसमें शिक्षा सचिव द्वारा नई गाइडलाइन को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर आगामी निर्देश जारी किए जाएंगे।
इस बैठक में 50 के करीब CHT की उपस्थिति जरूरी है। जो नहीं आएंगे उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलबी की जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 300 और 500 मीटर के दायरे में आने वाले प्राइमरी स्कूलों का कंट्रोल प्रिंसिपल के जिम्मे रहेगा। संशोधित गाइडलाइन आने तक बहिष्कार। प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष एवं स्टेट कन्वीनर रमेश शर्मा का कहना है कि स्कूल क्लस्टर ऑर्डर की नई गाइडलाइन में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत है और जब तक संशोधन नहीं होता तब तक इस कार्रवाई का बहिष्कार किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा ढांचे से नहीं होगी छेड़छाड़, प्रधान शिक्षा सचिव ने प्राथमिक शिक्षक संघ को दिया भरोसा। प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और इसे यथावत ही रखा जाएगा। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रधान शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्राथमिक शिक्षक संघ को भरोसा दिलाया कि शिक्षा में गुणात्मकता लाने को लेकर जारी की गई अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षक संघ के सुझावों के बाद पुनः जारी किया जाएगा। बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ ने गत 29 नवंबर को जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन हेतु अपने विभिन्न प्रस्ताव रखे। प्रधान सचिव शिक्षा ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी मामलों पर संशोधित अधिसूचना जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। प्राथमिक शिक्षकों के वर्तमान सभी लाभ व प्राथमिक शिक्षा का समस्त ढांचा यथावत बनाए रखने की बात स्वीकार की। प्राथमिक शिक्षकों के अन्य लंबित मामलों को भी जल्द हल करने के लिए प्रधान सचिव शिक्षा ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली को बैठक में ही निर्देश दिए तथा हर महीने संघ के साथ बैठक कर प्राथमिक शिक्षा में सुधार व शिक्षकों के जुड़े मामलों को हल करने की बात की गई। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि शिक्षा सचिव ने प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान क्लस्टर सिस्टम यथावत बनाए रखने तथा इसे और सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ को निरंतर विश्वास में लिए जाने की बात कही। बैठक में निदेशक उच्च शिक्षा डा अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के फेर में बुरे फंसे 250 हिमाचली किसान, ऊना के 5 गांवों की 2000 कनाल भूमि पड़ोसी राज्य में। हिमाचल बनने के बाद जिला ऊना के सदर विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव सनोली, मजारा, मलुकपुर, बीनेबाल, ऊना के लोग पिछले 5 दशकों से मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी तक भी 5 गांव के हजारों लोग बिजली पानी की सुविधाओं के लिए हिमाचल पंजाब के विभाजन का रोना पड़ रहा है। विभाजन के बाद 5 गांव के करीब 250 किसानों की 2000 कनाल उपजाऊ भूमि दोनों राज्यों की सीमा पर पंजाब के हिस्से में आ गई, लेकिन हिमाचल के निवासी होने के चलते इन किसानों को पंजाब में अपनी जमीन पर न तो स्थानीय सरकार बिजली सुविधा दे रही है और न ही हिमाचल की सरकार। दोनों राज्यों के कानूनी नियमों के बीच 5 गांव के 250 किसानों की 2000 कनाल से अधिक जमीन खराब हो रही है। इसमें से 640 कनाल के करीब भूमि बेहतर सिंचाई सुविधा न होने से बंजर पड़ी हुई है। हिमाचल किसान सभा जिला ऊना के अध्यक्ष रंजीत सिंह सहित योरावर सिंह, योगा सिंह, राजेंद्र गिल, जुझार सिंह, बिंदु, अमरिंद्र सिंह, पियारा सिंह, मास्टर प्रीतम सिंह, देसराज पूना, कश्मीर सिंह, दविंद्र सिंह, गुरनाम सिंह, उजागर सिंह, गुरमीत सिंह, भजन सिंह, जगरूप सिंह, करणजोत सिंह व गुरमुख सिंह ने कहा कि 5 गांव के किसानों की तरफ से समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को भी ज्ञापन सौंपा था, अब मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपा है।
विभाजन में 20 किलोमीटर तक सुविधा देने का समझौता। हिमाचल किसान सभा रंजीत सिंह ने कहा कि जब हिमाचल नया राज्य बनकर 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था तो विभाजन में दोनों राज्यों में 20 किलोमीटर तक दोनों तरफ अपने प्रदेश के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का समझौता हुआ था, लेकिन वर्तमान में उन्हें बिजली पानी की समस्याओं को झेलते हुए 53 वर्ष हो गए हैं। लेकिन 5 गांव के लोगों की समस्याओं की तरफ न हिमाचल सरकार ध्यान दे रही है और न ही पंजाब सरकार। सरकार के पास मामला विचाराधीन। बिजली बोर्ड के एसई अनिल सहगल ने बताया कि उपमंडल क्षेत्र के 5 गांव के लोगों की बिजली कनेक्शन से संबंधित मामला प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। प्रदेश की सीमा के दूसरी तरफ के कुछ लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, तो अन्यों को कनेक्शन देने के लिए हिमाचल सरकार विचार विमर्श कर रही है। मणिकर्ण में पकड़ी 7 किलो चरस, एनएचपीसी कॉलोनी के पास दबोचा तस्कर। पुलिस थाना कुल्लू की टीम ने एनएचपीसी कॉलोनी मणिकर्ण के समीप गश्त के दौरान नेपाली मूल के एक आरोपी को 1 किलो 16 ग्राम चरस सहित हिरासत में ले लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार गणेश भाट 44 पुत्र किशन भाट निवासी वार्ड नंबर गांव गुरीना गाविस मणिलेक जिला कंचनपुर नेपाल के कब्जे से 1 किलो 16 ग्राम चरस बरामद की है। थाना कुल्लू में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर भेज दिया है। खबर की पुष्टि एसपी कुल्लू संजीव चौहान ने की है। जिला कुल्लू की पुलिस ने रविवार को नशा तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर पुलिस ने चरस की बड़ी खेप के साथ नेपाल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि जिला कुल्लू की जरी पुलिस चौकी की पुलिस टीम जरी रविवार को गश्त पर थी। इस दौरान जब पुलिस टीम कैंची मोड़ डुंखरा के पास थी, इस दौरान एक महिला वहां से आ रही थी तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका। जब महिला की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 6 किलो 130 ग्राम चरस बरामद की। चरस के साथ गिरफ्तार महिला नेपाल के ओरजल जिला रुकम आंचल रावती की रहने वाली है। मामले में नेपाली मूल की महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। नेपाली मूल की महिला ने चरस की यह खेप कहां से लाई थी और आगे किसे सप्लाई की जानी थी, पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। एसपी ने बताया कि जिला कुल्लू पुलिस की टीम ने हर क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी को तेज कर दिया है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस को अलर्ट मैसेज, भाजपा की जीत से पनप रहे नए सियासी हालात। देश के 4 में से 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। स्वाभाविक है कि इससे देश भर में बीजेपी के अंदर जश्न का माहौल है। 3 राज्यों में आए विधानसभा चुनावों के इन नतीजों ने हिमाचल में कांग्रेस को एक अलर्ट मैसेज दिया है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि सरकार को प्रदेश में अब सामान्य गतिविधियों में हर कार्य करना होगा। मंडी उपचुनाव के नतीजों को छोड़ दें तो 2 टर्म से कांग्रेस प्रदेश में 4-0 पर खड़ी थी। वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के कुछ महीने पहले जिस तरह से देश में चुनावी बयार बदली है, उसे कांग्रेस को गंभीरता से लेने के लिए अलर्ट कर दिया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं।
तो इस पार्लियामेंट्री से संबंध रखने वाले मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं। यूं कहें तो इस क्षेत्र से सरकार को डबल इंजन मिले हैं। उधर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और लगातार 4 के बार सांसद अनुराग ठाकुर के साथ राज्यसभा के सांसद सिकंदर कुमार भी आते हैं। लोस चुनाव कैसे, किस तरह से और किसके पक्ष में होंगे, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्रों में भले कोई भी पार्टी जीते या हारे, लेकिन हमीरपुर क्षेत्र दोनों की पार्टियों के लिए इस बार चैलेंज रहने वाला है। इस पार्लियामेंट्री में जो भी पार्टी जीतेगी उसे शाबाशी मिले न मिले, लेकिन जो हारेगी उसकी खूब किरकिरी होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से पार्टियों व सरकारों में टॉप पर नेता विराजमान हैं। जनता ने कांग्रेस को दिया टेरर। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा की माने तो चुनाव परिणामों का खौफ दिखाने वाले लोगों के मुंह पर जनता ने ताला लगा दिया है। जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए हलफनामे तक दिए, वही लोग आज तरह तरह के आडंबर कर जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। झूठी गारंटियों के नाम पर प्रदेश की सत्ता हासिल करने वाले लोगों को भी 3 राज्यों की जनता ने ट्रेलर दिखाया है। हथकंडों से चुनाव जीतना देश हित में नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में सरकारी संस्थाओं ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग और जातीय व धर्म आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति देश में कर रही है। ऐसे हथकंडों से कुछ चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन यह देश हित में नहीं है। अहिंसा करुणा अपनाने से ही सुलझ सकते हैं संघर्ष, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने दुनिया को दिया संदेश। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने दुनिया में संघर्षों को हल करने के लिए अहिंसा, करुणा को अपनाने और बढ़ावा देने के बारे में एक संदेश लिखा। 88 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा कि सभी मनुष्यों को अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति का अधिकार है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोग मानवाधिकारों के मौलिक मूल्य के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शांतिपूर्वक संघर्षों को हल करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण अपनाने के लिए दुनिया में बदलाव की इच्छा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह का बदलाव मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को कायम रखता है। दूसरों के प्रति दयालुता और चिंता मूल गुण हैं, जो अस्तित्व का आधार बनते हैं और दूसरों को हम और वे के संदर्भ में देखे बिना इन गुणों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक या धार्मिक मतभेदों के आधार पर भेदभाव को हतोत्साहित किया। सूखे से फसलों को बचाएगी सरकार, जल से कृषि को बल योजना के लिए 18 करोड़ बजट का प्रावधान। हिमाचल में समय पर बारिश न होने के कारण सूखे से किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं। इस वर्ष भी गर्मियों के दिनों में किसानों की फसलों को सूखे से भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार सिंचाई योजनाओं पर जोर दे रही है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश में चेक डैम, कूहल और तालाबों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत राज्य में उपयुक्त स्थानों पर चेक डैम व तालाबों का निर्माण किया जाता है। इनमें एकत्रित जल का उपयोग कर किसान व्यक्तिगत लघु उठाव सिंचाई तथा बहाव सिंचाई योजनाओं को बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाते हैं।
योजना के अंतर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 100% व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2022 से 23 में 25 करोड़ रुपए व्यय कर प्रदेश के 80.26 हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई योजनाओं का सृजन कर 345 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023 से 24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 5.18 करोड़ रुपए व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया है। प्राकृतिक जल स्रोतों के नवीकरण और सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ़ कर सिंचाई कार्य में इनका उपयोग करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवेल तथा उथले कुओं के निर्माण पर 50% की सहायता का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 से 23 में 600 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल कर 820 किसानों को लाभान्वित किया तथा वर्ष 2023 से 24 में 8 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया, जिसमें से अब तक 4.56 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। सब्सिडी का भी प्रावधान। सरकार कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रयोगशाला से निकालकर खेत तक पहुंचाने की अवधारणा को साकार कर रही है। पहाड़ों में कृषि कार्यों संबंधी कठिनाइयों के दृष्टिगत किसानों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चारा कटर, मक्का शैलर, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, एसएस हल, एमबी हल इत्यादि उपकरण 40 से 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 10 करोड़ का प्रावधान किया है। चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव प्रकाशित। देश के जाने माने व्यंग्यकार अशोक गौतम का 48वां व्यंग्य संग्रह चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव हिंदी के पाठकों के बीच दस्तक दे चुका है। यह संकलन हिंदी साहित्य अनुरागी हिंदी के प्रतिष्ठित प्रकाशक शिवराज प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह के बारे में जानकारी देते हुए युवा और प्रगतिशील प्रकाशक अजेश भार्गव ने बताया कि अशोक गौतम के व्यंग्य संग्रह की खासियत यह होती कि उनका हर व्यंग्य संग्रह प्रकाशित होने से पहले ही एडवांस बुक हो जाता है। यही वजह है कि उनके हर व्यंग्य संग्रह को प्रकाशित करने से प्रकाशक हिचकिचाता नहीं। हिमाचल प्रदेश के हिंदी साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक डा हेमराज कौशिक का इस संग्रह के बारे में कहना है कि अशोक गौतम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यंग्य के माध्यम से हिमाचल को एक पहचान दिलाई है। अशोक गौतम के इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यों में उनकी व्यंग्यमयी दृष्टि समाज में व्याप्त विद्रूपताओं और विकृतियों को बड़ी निर्दयता से बेधती है। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों से संबद्ध विद्रूपताओं और विसंगतियों को नितांत भाषागत कौशल और सुव्यवस्थित ढंग से संदर्भ सहित उठाते हैं और पाठक के समक्ष प्रभविष्णुता के साथ सामने लाते हैं। लमेव जयते से लेकर चिरंजीवी भव तक की 3 दशकों के इस व्यंग्य सृजन के परिदृश्य में इसे बखूबी देखा जा सकता है। उनकी व्यंग्य कृतियों का अनुशीलन करते हुए यह सहज ही अनुमान होता है कि उनका लेखकीय अनुभव संसार बहुआयामी और विस्तीर्ण है। इस व्यंग्य संग्रह में उनके 45 व्यंग्य संग्रहित हैं। यूरोप में पंजाबी साहित्य की स्थिति पर प्रकाश। पंजाबी डोगरी विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वक्ताओं ने की चर्चा।
प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पंजाबी एवं डोगरी विभाग की ओर से 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में डा गुरप्रीत दुगा कैलिफोर्निया अमेरिका से पहुंचे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर इटली से आए कवि और अखर पत्रिका के संपादक विशाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में अधिष्ठाता अकादमिक प्रो प्रदीप कुमार और प्रो रोशन लाल शर्मा ने मुख्य और विशेष अतिथि को सम्मानित किया। वहीं परीक्षा नियंत्रक प्रो सुमन शर्मा को डा हरजिंदर सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर विभाग के डा नरेश ने मुख्य और विशेष अतिथि का परिचय दिया। कार्यक्रम विवि के कुलपति प्रो सतप्रकाश बंसल के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में अपनी साहित्य यात्रा और अपने नव प्रकाशित नोबल 40 दिन के बारे में शोधार्थियों और विद्यार्थियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि साहित्य में भारतीय संस्कृति में 40 दिन का बहुत महत्व है। उनके नोबल 40 दिन का 3 महीना में तीसरा एडिशन आना काफी अच्छा अनुभव है। इस दौरान डा गुरप्रीत दुगा से विद्यार्थियों ने बहुत से प्रश्न पूछे और प्रश्नों के उन्होंने उत्तर भी दिए। किसी बीच विशेष मेहमान के रूप में विशाल इटली से विशाल ने भाग लिया। उन्होंने अपनी कविता से सभी को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने अपनी वार्ता में यूरोप में पंजाबी साहित्य की स्थिति पर भी अपने विचार रखे। इस मौके पर विवि के भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रो रोशन लाल शर्मा ने अपनी एक कविता भी पेश की। 5 माह पहले होती नियुक्ति तो बढ़ता मनोबल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि संगठन के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी मिलने में देरी हुई है। यह हिस्सेदारी 5 महीने पहले तक मिल जाती तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन देरी के बावजूद यशवंत छाजटा जैसे पदाधिकारियों को अवसर मिलना उनकी संगठन के प्रति निष्ठाओं का सम्मान है। आने वाले दिनों में दूसरे पदाधिकारियों को भी इस तरह से पदभार मिले, इसके प्रयास जारी रहेंगे। प्रतिभा सिंह ने रविवार को हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा को बधाई देते हुए यह बात कही। हार पर चिंतन करेगी पार्टी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद चिंतन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोबारा से यह सोचना होगा कि पार्टी को किस तरह से मजबूत कैसे किया जाए। प्रतिभा सिंह चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय संगठन या पार्टी की तरफ से जो वादे लोगों से किए जाते हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। सरकार पर निर्भर करता है कि कोई बात बोली गई है तो उसे हर हाल में पूरा किया जाए। मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। 5 से 9 दिसंबर तक मंडी में रहेंगी। वह 5 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे शिमला से मंडी के लिए रवाना होंगी। इस दौरान 12:30 बजे सुंदरनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के उपरांत 2 बजे यहां डीएवी पब्लिक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगी। रात्रि विश्राम मंडी परिधि गृह रहेगा। 6 दिसंबर को प्रतिभा सिंह निर्माणाधीन पंचवक्त्र पुल का कार्य निरीक्षण करेंगी। प्रतिभा सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री 7 दिसंबर को सराज में होंगे। इस दौरान पटखेरी के बखिली खड़ में पुल, लंबा थाच में डबल लेन पुल, देवल खड़ पर पुल और धीम कतारू में पुल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगी। उसके बाद चोलू थाच में जनसभा करेंगी। 8 दिसंबर को मंडी सदर के बृंदाहानी से मझवार सड़क, मंगवाई से कतलांग सड़क के अपग्रेडेशन का भूमि पूजन करने के बाद तल्याहर में जनसभा को संबोधित करेंगी।
9 दिसंबर को प्रतिभा सिंह बंजार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी। अब डिपुओं में मिलेंगे देसी चावल। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने पहुंचाया 2450 मीट्रिक टन अनाज। डिपुओं के चावल से मुंह मोड़े वाले प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब सरकार द्वारा हिमाचल में पैदा हुए चावल को डिपुओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रारंभिक चरण में 3 जिलों में 2450 मीट्रिक टन चावल डिपुओं तक सिविल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा पहुंचाया जा चुका है। सिविल सप्लाई कारपोरेशन प्रदेश के किसानों से धान खरीदकर डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को देशी चावल वितरित कर रही है। सिविल सप्लाई ने देशी चावलों को डिपुओं के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया है। 2 दिसंबर तक प्रदेश की 10 मंडियों में 21,649 मीट्रिक टन धान की फसल प्रदेश के 4,196 किसानों से खरीदी गई है। सिविल सप्लाई कारपोरेशन अपने 22,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में इस बार सिरमौर व सोलन जिला में धान की बम्पर फसल हुई है। क्योंकि धान खरीद का काम प्रदेश में पिछले 3 अक्टूबर से चल रहा है और अगले 26 दिसंबर तक चलता रहेगा। अब तक 4,727 मीट्रिक टन चावल सिविल सप्लाई के गोदामों को डिस्पैच कर दिया है। इनमें से 2,450 मीट्रिक टन चावल निगम के गोदामों के जरिए राशन कार्ड धारकों को मुहैया करवा दिया गया है। शेष 2,276 मीट्रिक टन चावल को भी जल्द ही प्रदेश के डिपुओं को मुहैया करवाया जाएगा। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने प्रदेश के सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा जिला के सिविल सप्लाई गोदामों में देशी चावल की सप्लाई शुरू कर दी है। इनमें सिरमौर जिला में 897 MT, सोलन में 623 MT, ऊना जिला में 929 MT चावल की खेप पहुंचा दी गई है। HDM 30,000 मीट्रिक टन धान खरीद की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा ने बताया कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन प्रदेश के 4,196 किसानों से अब तक 21,649 मीट्रिक टन चावल खरीद चुकी है, जो कि 22,000 लक्ष्य के काफी नजदीक है। धान खरीद का आंकड़ा 30,000 मीट्रिक टन जाने की उम्मीद है। अब तक प्रदेश भर में अनाज मंडियों से 4,727 मीट्रिक टन चावल डिस्पैच होकर निगम के गोदामों में पहुंच चुका है और 2,450 मीट्रिक टन चावल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बांटा जा चुका है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।